जरा सोचिए, एक ऐसे विशाल साम्राज्य के बारे में जो आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और अब जरा उस सम्राट के बारे में सोचिए जिसने पहली बार इस पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अशोक महान की। ये जो लाइन है ना, ये अशोक की पूरी कहानी का सार है। एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य बनाया और फिर बस उसे छोड़ दिया। यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स उन्हें इतिहास के सबसे दिलचस्प शासकों में से एक बना देता है। तो चलिए, अशोक की इसी अनोखी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। एक तरफ वो एक बेरहम योद्धा था और दूसरी तरफ शांति का दूत। सवाल ये है कि आखिर एक ही इंसान के ये दो अलग-अलग चेहरे कैसे हो सकते हैं? देखिए, अशोक का साम्राज्य कोई छोटा-मोटा राज्य बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, ये हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के समंदर तक फैला हुआ था। इतिहास में ये पहली बार था जब भारतीय उपमहाद्वीप का इतना बड़ा हिस्सा किसी एक शासक के कंट्रोल में आया हो। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का शासक बनना भाई कोई आसान काम तो था नहीं। अशोक का सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा हुआ था। तो आइए पहले उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानते हैं। देखिए, हर महान कहानी की एक शुरुआत होती है। अशोक की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं उनके दादा महान चंद्रगुप्त मौर्य से, जिन्होंने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। उनके बाद आए उनके बेटे बिंदुसार। लेकिन जब बिंदुसार का वक्त पूरा होने लगा तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि अगला सम्राट कौन बनेगा। और मजे की बात यह है कि अशोक अपने पिता बिंदुसार के पसंदीदा बेटे बिल्कुल नहीं थे। कहानियों में तो यहां तक कहा जाता है कि उनके पिता उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ तो उसे दबाने के लिए अशोक को ही भेजा गया। और बस वहां उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक पैदाइशी लीडर हैं। अब कहानी एक बहुत ही अंधेरे दौर में दाखिल होती है। ये वो समय था जब अशोक को अशोक नहीं बल्कि चंडाशोक यानी क्रूर अशोक के नाम से जाना जाने लगा। सम्राट बनने से पहले के अशोक के आप कह सकते हैं दो नाम थे। एक था कामाशोक, क्योंकि वो ऐशो आराम और दुनियावी सुखों में डूबे रहते थे, और दूसरा था चंडाशोक, क्योंकि उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। ये वो दो चेहरे थे जिन्हें दुनिया उनके बदलने से पहले जानती थी। बौद्ध ग्रंथों की माने तो अशोक ने सिंहासन हासिल करने के लिए अपने 99 सौतेले भाइयों को मार डाला था। अब हो सकता है कि ये 99 का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, सिंहासन तक पहुंचने का ये रास्ता खून से सड़ा हुआ था। और उनकी ये बेरहमी सिर्फ अपने भाइयों तक ही सीमित नहीं थी। एक कहानी के मुताबिक जब उनके 500 मंत्रियों ने उनका एक अजीब सा आदेश मानने से इनकार कर दिया तो अशोक ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि उन्हें चंडाशोक क्यों कहा जाता था। अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने सिर्फ अशोक को नहीं बल्कि पूरे इतिहास की धारा को एक नई दिशा दे दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं कलिंग के युद्ध की। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। खुद अशोक ने अपने शिलालेखों में ये लिखवाया है कि कलिंग के युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। जरा सोच कर देखिए, 1 लाख जिंदगियां बस एक जंग में खत्म हो गईं। और मरने वालों के अलावा 1.5 लाख लोगों को या तो अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा या फिर उन्हें बंदी बना लिया गया। मतलब पूरा का पूरा कलिंग राज्य एक शमशान में बदल चुका था। ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक तरह का नरसंहार था। अंदाजा ये है कि कलिंग की 1/3 से ज्यादा आबादी इस एक जंग की भेंट चढ़ गई। और बस इसी तबाही ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। कलिंग की जमीन पर पड़ी हर रेख लाश उनकी अंतरात्मा पर एक गहरे घाव की तरह थी। जिंदगी में पहली बार उस इंसान को अपनी जीत एक हार की तरह महसूस हुई, और चंडाशोक की तलवार अब उसी की अपनी आत्मा की तरफ मुड़ चुकी थी। कलिंग का युद्ध चंडाशोक का अंत था और धम्मशोक यानी धर्मी अशोक का जन्म। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शासन करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका अपनाया। तो सवाल उठता है कि आखिर ये धम्म था क्या? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई धर्म नहीं था, बल्कि ये जीने का एक तरीका था, एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का कोड जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए था।
अशोक चाहते थे कि उनका ये संदेश सदियों तक जिंदा रहे और इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को पत्थरों पर खुदवा दिया। आम जनता के लिए बड़ी-बड़ी चट्टानों पर, सरकारी अफसरों के लिए ऊंचे-ऊंचे खंभों पर और सभी धर्मों के सम्मान में गुफाओं के अंदर। और उनका ये संदेश आज भी उतना ही पावरफुल है। जरा सोचिए कि कोई भी इंसान जो अपने धर्म की तारीफ करने के लिए दूसरे धर्म की बुराई करता है, वो असल में अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है। ये सोच उस जमाने के लिए ट्रूली रेवोल्यूशनरी थी। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य और उनके इस महान संदेश का क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि कैसे ये विरासत पहले खो गई और फिर सदियों बाद दोबारा पाई गई। अशोक की मौत के साथ ही उनका महान साम्राज्य भी धीरे-धीरे बिखरने लगा और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि जिस ब्राह्मी लिपि में उनके संदेश लिखे थे, उसे लोग पढ़ना ही भूल गए। सदियों तक अशोक के पत्थर के ये संदेश खामोश खड़े रहे, जब तक कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने इस भूली हुई लिपि को दोबारा डिकोड नहीं कर लिया। और इस बार आज़ाद भारत ने अशोक को नहीं भुलाया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उनके धम्म चक्र को हमारे तिरंगे के बीचों बीच जगह मिली और सारनाथ का उनका सिंह स्तंभ आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमें हमेशा शांति और एकता की याद दिलाता है। तो आखिर में अशोक की कहानी से हम क्या सीखते हैं? अशोक महान इसलिए नहीं थे कि उन्होंने ज़मीनें जीती, बल्कि इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने लोगों के दिल जीते। उन्होंने हमें सिखाया कि असली जीत तलवार से नहीं, करुणा से होती है। और आज की इस बटी हुई दुनिया में शायद उनका ये 2300 साल पुराना सहिष्णुता का संदेश पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।